गुड मॉर्निंग भावना, प्रीतम, गौतम, तौसीफ, अंबुज, पंकज। भाई बहुत स्पीड से नाम आ रहे हैं तो प्लीज़। नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया। बिल्कुल ठीक जवाब आपका। हेलो हेलो एवरीवन। 800 वर्ष तक हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी काम करती रही। बिल्कुल ठीक कहा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? वेरी नाइस अफजल, वेरी नाइस। गुड मॉर्निंग सत्यजीत, गुड मॉर्निंग आकाश, किशन, धनंजय, सत्यजीत, सागर, मुकेश, निधि, नमस्कार। नमस्कार रंजीत, हेलो मयंक, हेलो सागर, हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो बच्चों। चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करियर ऐप पर। और आज आप सभी के लिए बुधवार का दिन और समय हो चुका 9:18। तारीख 22 जुलाई 2020 है और मैं आप सभी का गोपाल वर्मा आप सभी के साथ जुड़कर बात करना शुरू करूंगा नाउन के बारे में। नाउन पिछली क्लास में हमने जितना पढ़ा उसी चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गुलाम अली साहब बिल्कुल ठीक हूँ। आप सभी अपनी जगह स्वस्थ हैं, आप सभी अपनी जगह ठीक होंगे। हरीश कहता है लव फ्रॉम चुरू। अरे वाह, राजस्थान। ये तो खाटू श्याम जी के स्थान से बात कर रहा है बच्चा हमसे। हेलो बच्चों, हेलो 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 हेलो। हरीश आप भी चुरू से हैं, नमस्कार बेटा। चलिए बच्चों, पढ़ने की बात करना शुरू करते हैं। समय दाएं बाएं खराब करने का कोई फायदा नहीं होता है। पढ़ाई के लिए जुड़े हैं, पढ़ाई की बात करेंगे, मस्ती के साथ सीखेंगे सारी चीजों को। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने नाउन के बारे में जो समझा उसी चीज को थोड़ा आगे लेकर चल लेते हैं। पिछली क्लास तक हम लोगों ने नाउन के बारे में समझने का काम किया। नाउन इनफैक्ट कहलाता क्या है? नेमिंग वर्ड। फिर हमने इसे 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा। विजिबल, फेल्ट ओनली, यूनिट और एक नाउन इक्विवेलेंट के नाम से हमने इसे जाना। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो नाउन के कुछ छोटे छोटे पहचान के 3 क्वेश्चन वर्ड्स तैयार किए, व्हाट, हु और हुम। ठीक है बच्चों। इसके बाद आगे हम देखने का काम करते हैं बच्चों। इसके बाद हम आगे देखने का काम करते हैं तो नाउन को हम लोगों ने 5 अलग हिस्सों में बांटा। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल, कलेक्टिव और एक हमने कहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर इन दोनों को हमने देखा तो बात ये समझ में आई कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं उन्हें बनाया जा सकता है और उनके लिए हमें सफिक्सेस की जरूरत है। और जहां हमें सफिक्सेस की जरूरत होती है उन सफिक्सेस के बेसिस पर हम लोग अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। और इसी को फिर हम लोगों ने कैटेगराइज किया 2 हिस्सों में, एक काउंटेबल और एक हमने कहा अनकाउंटेबल। काउंटेबल कॉमन नाउन की वजह से तैयार होते हैं जिनको आप चाहें सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं एस या ईएस सफिक्स करके। अनकाउंटेबल नाउन 3 हिस्सों से निकल कर आए, एक हुआ मटेरियल, एक हुआ कलेक्टिव और एक हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहां तक की बात समझ में आ गई बच्चों? ये बात अपनी क्लियर है भाई? ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने जो समझने का काम किया वो क्या है, थोड़ा सा समझें। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम लोगों ने समझा ये अनकाउंटेबल नाउन किस तरीके से, क्योंकि ये प्लूरल नहीं बनते हैं। यहां तक बात समझ में आई? आओ दोस्तों, सफर को आगे तय करने की कोशिश करेंगे भाई। अब चीजों को थोड़ा आगे जोड़ने की कोशिश करेंगे तो नाउन के अगली कैटेगरी से मैं आप लोगों को अब मिलाना चाहूंगा। नाउन की एक अगली कैटेगरी से मैं आप लोगों को मिलाना चाहूंगा और एक अगली कैटेगरी आती है दोस्तों जिसे हम कहने की कोशिश करते हैं जेंडर। काफी महत्वपूर्ण है बात, काफी इंपॉर्टेंट होगा ये डिस्कशन। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने और ध्यान से समझने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों, हमारे सामने आता है नाउन जेंडर जिसे हम कहते हैं। जेंडर को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो बच्चों, जेंडर को हम अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं और इसके सबसे पहले टाइप की अगर बात करेंगे हम लोग तो पहले टाइप का जो जेंडर आता है इसे हम कहते हैं मैस्कुलिन। क्या कहा बच्चों? मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करना भाई साहब। इसे हम कहते हैं मैस्कुलिन। ठीक है। अब अगर मैस्कुलिन की हम बात करें तो मैस्कुलिन कौन सा जेंडर हुआ? मैस्कुलिन एक ऐसा जेंडर हुआ जो मेल को रिप्रेजेंट करता है। एक ऐसा जेंडर हुआ जो कि मेल को, मर्द को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बॉय,
मैं अगर कहना चाहूँ मैन, मैं अगर कहूँ फादर, ये सभी के सभी जो हैं अपने आप में मैस्कुलिन हैं, मर्द को रिप्रेजेंट करते हैं। चलो भाई, दूसरी कैटेगरी से अगर हम मिलते हैं बच्चों, तो दूसरी कैटेगरी हम कहते हैं फेमिनिन। पढ़कर देखो ध्यान से, फेमिनिन। कई लोग इसे गलत पढ़ते हैं, कहते हैं फेमिनाइन, बच्चों फेमिनिन इसे कहा जाता है। अब फेमिनिन की अगर हम बात करते हैं तो इसे डिस्क्राइब किया जा सकता है फीमेल रिप्रेजेंटिंग, इसे कहा जा सकता है फीमेल रिप्रेजेंटिंग। ठीक है, अब अगर फीमेल रिप्रेजेंटिंग की हम बात करते हैं तो बॉय के लिए हमने तैयार किया गर्ल, मैन, वुमन। फादर के लिए हमने कहा मदर। ये सभी के सभी हमारे फेमिनिन कहलाए। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे सामने फेमिनिन। यहां तक तो भी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर है? ठीक है, अगर आगे हम देखने का काम करें बच्चों, तो एक अगली कैटेगरी का हमारे सामने जेंडर आता है दोस्तों। इसे हम कहने की कोशिश करते हैं न्यूटर जेंडर। ठीक है ना, जैसे ही मैं न्यूटर जेंडर लिखता हूं ना, कई बच्चों को लगता है कि न्यूटर जेंडर कहीं वो तो नहीं है। बच्चों, न्यूटर जेंडर वो नहीं है। न्यूटर जेंडर नॉन लिविंग थिंग्स के ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं। ये बेसिकली ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है, जो वस्तुएं हैं। ठीक है ना, जैसे अगर हम कहने का काम करें चेयर, टेबल, कार, पेन, ये सभी के सभी आते हैं हमारे न्यूटर कैटेगरी के जेंडर से। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट दायरा है वो निकल कर आता है इस जेंडर से, और बच्चों इसे हम कहने की कोशिश करते हैं कॉमन जेंडर। ठीक है ना, यहां से आपके पेपर में सवाल देखने को मिलता है बच्चों। इसे हम कहते हैं क्या चीज, वो इसे हम कहते हैं कॉमन जेंडर। अगर कॉमन जेंडर को ध्यान से देखेंगे हम, ठीक है जी, अगर हम कॉमन जेंडर को ध्यान से देखने का काम करते हैं तो कॉमन जेंडर हम उसे कहते हैं जो कि मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए एक तरह ही यूज होता है। ठीक है ना, इसका अपना इंडिपेंडेंट कोई जेंडर नहीं होता। समझ में आ रही है? इसका अपना इंडिपेंडेंट कोई जेंडर नहीं होता। अगर इसका अपना इंडिपेंडेंट जेंडर नहीं होता तो ये मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए एक ही तरह यूज होता है। जैसे अगर मैं कहना चाहूँ टीचर, मैं अगर कहना चाहूँ स्टूडेंट, मैं अगर कहना चाहूँ डॉक्टर, ये सभी के सभी क्या है हमारे सामने, ये सभी के सभी कॉमन जेंडर है, क्योंकि ये मैस्कुलिन भी हो सकते हैं और फेमिनिन भी हो सकते हैं। ये दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आगे देखने का काम करते हैं। ठीक है, अगर हम कॉमन जेंडर को ध्यान से देखें तो कॉमन जेंडर से हमारे पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसे अगर मैं कहना चाहूँ, एक सवाल आपके सामने, a student must be attentive in his, her, its class। ठीक है, तो आप क्या चुनाव करेंगे यहाँ पर, his, her या फिर its, क्या चुनाव करेंगे? एक और सेंटेंस लिखने का काम करता हूं। जैसे मैंने कहा a soldier must serve his, her, its nation। तो बताओ बच्चों, आप इनमें से क्या प्रोनाउन को चुनेंगे? अरे वाह जी वाह, तो खतरनाक हो गए भाई साहब। शाबाश। जी हाँ, ट्री को हम न्यूट्रल जेंडर ही कहेंगे बेटा, बिल्कुल ठीक कहा। अब अगर हम इसे देखेंगे ध्यान से ना, तो हमारे सामने जब इस तरीके से जेंडर दिया जाता है कॉमन जेंडर, तो इसमें एक सवाल निकल कर आता है बच्चों जिसे हम कहते हैं प्रायोरिटी। एक सवाल निकल कर आता है जिसे हम कहते हैं प्रायोरिटी। हमारे सामने अगर कोई भी कॉमन जेंडर लिखा हुआ नजर आए तो इस कॉमन जेंडर को लेकर हम क्या मानकर चलें? मैस्कुलिन मानकर चलें, ठीक है ना, मैस्कुलिन मानकर चलें, या हम इसे फेमिनिन मानकर चलें, या इसे हम क्या मानकर चलें? तो जब प्रायोरिटी की हम बात करते हैं तो प्रायोरिटी का मतलब हम किस चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर हमारे सामने कोई भी कॉमन जेंडर लिखा मिलता है तो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कि हम मार्क करने की कोशिश करें ही, हिज या फिर हिम। ठीक है, अगर ये हमारे ऑप्शन में ही नहीं लिखा हो तो क्या करोगे सर? तो अगर ये हमारे ऑप्शन में ही नहीं लिखा तो हम मार्क करते हैं इट, इट्स या फिर इट। ठीक है भाई, इट,
इट्स या फिर इट। और अगर ये भी हमारे ऑप्शन में नहीं है तब हम मार्क करने की कोशिश करते हैं बच्चों किस चीज को, शी, हर, हर। ठीक है भाई, तब हम मार्क करने की कोशिश करते हैं किसे, शी, हर, हर। ठीक है भाई। अब अगर हम इनके हिसाब से देखना चाहें तो हमारी जो प्रायोरिटी है वो क्या है, हमारी प्रायोरिटी के अनुसार हम मैस्कुलिन को प्रायोरिटी देते हैं। तो स्टूडेंट के मुताबिक दोस्तों आपने यहाँ पर क्या चीज को चुना, हिज को चुना। सोल्जर के मुताबिक आपने यहाँ पर किस चीज को चुना, हिज को चुना। ठीक है भाई। तो पहला सवाल हमारे सामने तैयार क्या हुआ, जेंडर बेसिकली 4 हिस्सों में क्लासिफाई हो रहा है। ठीक है, हमारे सामने 4 हिस्सों में क्लासिफाई हो रहा है। इन चारों के चारों हिस्सों को क्लासिफाई करते हुए हमारे पेपर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बातचीत आती है काम, उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। ठीक है ना जी। अब कॉमन जेंडर का मतलब क्या हुआ, कॉमन जेंडर एक ऐसा जेंडर हुआ जो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों तरफ काम कर सकता है, लेकिन इसमें भी हम प्रायोरिटी रखते हैं हमेशा मैस्कुलिन की। ठीक है। अच्छा बच्चों, इसी से जुड़ा एक सवाल और आता है, मैं थोड़ा सा वो सवाल आपके सामने रख लेता हूँ। ठीक है। और वो सवाल क्या है, एक काम कर रहा हूँ मैं आपके सामने कुछ एक शब्द लिख रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखने का आप कोशिश करें। ठीक है ना, आप इन लिखे हुए शब्दों में जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो बच्चों, और बताने का प्रयास करें कि आपके हिसाब से इनमें से कौन कौन सी बात ठीक है, कौन सी बात इनमें लिखी हुई गलत है। ठीक है ना जी। मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, फटाफट से कमेंट में मुझे बताते चलो जी ये क्या इनमें से ठीक कहना है और क्या इनमें से गलत है। ठीक है बच्चों, फटाफट से बताते चले जाओ। ठीक है। चलो जी, फटाफट से इनमें से बता दीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। शाबाश, बहुत बढ़िया कोशिश है भाई। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई।
बहुत बढ़िया भाई, बहुत 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 अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, अब इन सभी के सभी आंसर्स जो आपने बताए हैं, इन सभी के सभी आंसर्स के अपन लॉजिक्स मिलकर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो इनके पीछे कहानी क्या है उसे थोड़ा सा देखने समझने का प्रयास करें। हम लोगों के सामने ये जितनी भी बातें लिखी हैं, इनको हम, ये एक कॉमन जेंडर का ही सवाल है बच्चों, और ये एक दूसरा सवाल है, इसे समझने का काम करें। हम लोगों के सामने ये जितनी भी बातें लिखी हैं, हम इन्हें दो हिस्सों में बांटकर समझ सकते हैं। और दो हिस्सों में बांटने का मतलब, पहली बात याद समझ में आती है, आप जब भी किसी पोस्ट के बारे में, किसी रैंक के बारे में, किसी टाइटल के बारे में, ठीक है ना जी, किसी टाइटल के बारे में, या फिर अगर मैं इसी को कहना चाहूं किसी भी प्रोफेशन के बारे में अगर बात करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जेंडर क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर मैस्कुलिन की बात कही जाती है दोस्तों, अगर मैस्कुलिन की बात कही जाती है तो आप पहले मैन को जोड़ सकते हैं, और फेमिनिन की बात अगर कही जाती है तो आप वुमेन जोड़ सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, पहली बात अपनी क्लियर है, फाइन। दूसरी बात को समझने की कोशिश करेंगे हम। तो दूसरी बात आती है जिसे हम कहते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि शारीरिक संरचना। किसी भी इंसान के सिर्फ शरीर से संबंधित आपको कोई भी जेंडर बताना है, तो उसे बतलाने के लिए आपको मैन या वुमेन जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप किसी लिखे शब्द के साथ मेल या फिर जोड़ने का काम करेंगे, क्या चीज, फीमेल, ठीक है भाई। अब एक एक करके इन सारे के सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है टीचर। टीचर तो एक कॉमन जेंडर, इसमें कोई गलती नहीं है। टीचर अपने आप में एक प्रोफेशन का नाम है, तो फीमेल कहने की वजह से गलत हुआ। मेल टीचर, अरे भाई वही बात आ गई, जब फीमेल गलत है तो मेल भी गलत है। सोल्जर कहना अपने आप में बिल्कुल ठीक है, कॉमन जेंडर है। वुमेन सोल्जर, बिल्कुल ठीक कहा। सोल्जर अपने आप में एक रैंक है, ठीक है ना जी, ये काम करने का प्रोफेशन है। तो वुमेन के साथ जोड़ना यानी कि फेमिनिन बनाने के लिए वुमेन सोल्जर कहना बिल्कुल सही होगा। आगे लिखा है मेल गेस्ट। घर पर जो मेहमान आते हैं वो कोई टाइटल रैंक नहीं है भाई साहब, मेहमान आते हैं तो मेहमान आने के लिए कोई, ये कोई वो नहीं है, पद नहीं है जिस पर कोई काम करता है। तो मेल गेस्ट कहना अपने आप में ठीक है। डॉक्टर, डॉक्टर कहें तो डॉक्टर तो वही एक प्रोफेशन का नाम है, तो फीमेल डॉक्टर कहना गलत हुआ। वुमेन डॉक्टर कहना बिल्कुल सीख हुआ, ठीक है जी, इसमें कोई परेशानी नहीं। आगे देखते हैं बच्चों, लिखा है हमारे सामने जेंटलमैन। अगर इस मैन से पहले जेंटल हम जोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये कहलाया जाता है किस कैटेगरी से जोड़कर, रिस्पेक्ट कैटेगरी से जोड़कर। यानी कि जो भी इंसान हमारे सामने है, हम उन इंसान को क्या कहें, हम उन इंसान को कहने की कोशिश करें क्या, रिस्पेक्ट, यानी कि हम सामने वाले इंसान को इज्जत देने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्या क्वेश्चन है रेनू, बताओ बेटा, क्या पूछना चाहती हो? हाँ जी बताओ। चलिए बेटा, मैं कल भी बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं, बार बार मत पूछा करो। वोकैबुलरी की क्लास जिन बच्चों की एक्टिवेट नहीं हुई है उनकी एक्टिवेट हो जाएगी। वोकैबुलरी की क्लास जिनकी एक्टिवेट नहीं हुई है वो उनकी एक्टिवेट हो जाएगी। मैं पहले भी बता चुका हूं, हर रोज अगर आप ये लगता है कि भाई पढ़ाने की बात छोड़ के यही काम कर लें, तो फिर तो टाइम पास ही कर लेते हैं, है ना बच्चों, फाइन। हाँ जी धर्मपाल, ये ओल्ड क्लास है बेटा, रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है ना। आप यही फर्जी कमेंट करते रहा करो बेटा कि रिकॉर्डेड क्लास है, ओल्ड क्लास है, ठीक है ना। 9:35 हो चुके हैं, 22 जुलाई तारीख है, और मैं आप सभी के सामने गोपाल वर्मा आपको पढ़ा रहा हूँ। कुछ बच्चों की आदत नहीं सुधरती, हमेशा यही लिख लिख के नाटक करते रहते हैं। हाँ जी नीरज, बताओ बेटा क्या पूछना चाहते हो? चलिए चीजों को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। हमारे सामने ये जो जेंटलमैन लिखा है, ये किसी भी इंसान को हम रिस्पेक्ट देने के लिए कहते हैं, ठीक है ना। जेंटल वुमेन भी इसी तरीके से क्या बात कर गया भाई साहब, रिस्पेक्ट। अब देखो, जेंटल डॉक्टर कहना अपने आप में क्या कहना सही होगा? सबसे पहली बात तो आप किसी भी प्रोफेशन की बात करें,
बच्चों आप किसी भी प्रोफेशन की बात करते हैं तो कोई भी प्रोफेशन, कोई भी काम, कोई भी पद जिस पर कोई इंसान काम करता है उसके अंदर पहले से ही रिस्पेक्ट होती है। कोई इंसान डॉक्टर बन गया, डॉक्टर होना ही अपने आप में रिस्पेक्ट है, टीचर होना ही अपने आप में रिस्पेक्ट है। तो जब ये अपने आप में ही रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं तो जेंटल लगाकर ज्यादा रिस्पेक्ट देना ये भी गलत हो गया। ठीक है। जब हम लेडी कहने की कोशिश करते हैं तो लेडी भी हम तब कहते हैं जब हम सामने वाले इंसान को इज्जत से पेश आना चाहते हैं। इसीलिए इसीलिए जब कभी भी आप लोग कहीं किसी जगह पर इकट्ठे होते हैं तो आप सभी को क्या कहने की कोशिश की जाती है? लेडीज एंड जेंटलमैन। क्यों? क्योंकि वहां पर कौन सा फैक्टर हुआ? रिस्पेक्ट। समझ गए भाई? तो अब एक बार मुझे ये सोचकर बताओ, क्या ये जेंटल लेडी कहना सही होगा? ये ऊपर से यहां तक की बात को देखो, क्या ये जेंटल लेडी कहना अपने आप में सही होगा? बताना मेरे बच्चों जरा। हैं जी बच्चों? तो ये कहना अपने आप में पूरी तरीके से गलत है। ये क्यों अपने आप में गलत हो गया? क्योंकि भाई साहब लेडी हम कह ही रहे हैं तब जब हम रिस्पेक्ट वाला बिहेवियर रखते हैं, और जेंटल लगाना भी हमारा रिस्पेक्ट वाला बिहेवियर, यानी कि ये तो अपने आप में सुपरफ्लूस होता है। हाँ है ना? आज बच्चों आगे देखते हैं लिखा हुआ क्या है। मेन ड्रेसेस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई साहब ड्रेस तो अपने आप में नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग आएगा। तो मैन कहना गलत हो गया, मेल ड्रेसेस कहें। वुमेन शूज बिल्कुल गलत है, शूज नॉन लिविंग थिंग है, बिल्कुल गलत हुआ। आगे आता है फीमेल एक्सेसरीज। आप ध्यान से देखोगे तो एक्सेसरीज नॉन लिविंग थिंग है, शरीर के हिसाब से लोग पहनते हैं, तो फीमेल एक्सेसरीज कहना अपने आप में ठीक है। मैं रुक रहा हूं एक सेकंड के लिए साइड में, पहले इन बातों को ध्यान से देखो बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। शाबाश बच्चों, वेरी नाइस। चलिए थोड़ा सा आगे लेकर चल लेते हैं भाई। फाइन। तो ये जेंडर को लेकर हमारा सवाल पूछा जाता है। चलो जेंडर से संबंधित एक सवाल और पूछने की कोशिश करता हूं आप लोगों से। ये एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, पर फिर भी आपकी जानकारी के लिए ये जानना आप लोगों को जरूरी है। ठीक है ना भाई? एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता पर आपकी जानकारी के लिए जरूरी है। ठीक है। बस आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, ये जेंडर का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है।
अब ये जो शब्द मैंने आपके सामने लिखे हैं ये शब्द जो मैंने आपके सामने लिखे हैं बच्चों, इन सभी के सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखो और मुझे सोचकर ये बताओ जरा, ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है? ये जो लिखे हैं मैंने आपके सामने, ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है? सोचें और बताएं। अब अगर इनको हम देखेंगे ध्यान से तो ये हमारे सामने बेसिकली देखें तो सारे के सारे न्यूट्रल जेंडर है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कभी कभी पोइटिकली हम लोगों को इनको भी देखने को मिल जाता है कि मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, ठीक है ना। तो इस कैटेगरी को अगर समझने का काम करते हैं हम, तो इससे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारे सामने ये जो मैस्कुलिन है ये कैसे होते हैं। जितने भी मैस्कुलिन होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं? सबसे पहले ये जाने जाते हैं स्ट्रेंथ के लिए। ये होते कैसे हैं? रूड होते हैं, ठीक है ना। ये कैसे होते हैं? रूड होते हैं, ठीक है ना जी। अगर हम कहने की कोशिश करते हैं तो रूड कह लो, इन्हें कह सकते हैं कि ये टफ होते हैं, है ना। टफ ना कहकर अगर मैं कहना चाहूं तो ये रिजिड भी होते हैं, कठोर होते हैं, है ना जी। और देखो ये जितने भी मैस्कुलिन है, वो आपने सुना ना वो डायलॉग, मर्द को दर्द नहीं होता सुना है ना। इसका मतलब यहीं पर ये कहने का प्रयास हुआ कि ये होते हैं अपने आप में थोड़े से टफ, हटेले होते हैं, ठीक है ना। आप इसी को कहना चाहो तो ये कोल्ड होते हैं, इनके अंदर इमोशंस ज्यादा नहीं होते। हाँ, अगर हम फेमिनिन की बात करें, बात करते हैं तो फेमिनिन जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, उनका नेचर रिप्रोडक्टिव होता है, ब्यूटीफुल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। बात समझ रहे? अब ये जो फर्क है, ये फर्क हमें मदद करता है इन सभी चीजों को समझने में, ठीक है ना। ये जो फर्क है यही चीज हमें, ये कई बार पोएटिक सेंस में पूछ लिया जाता है। अब अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो अर्थ एक अकेला ब्यूटीफुल प्लेनेट है। अर्थ एक अकेला ऐसा प्लेनेट है जहां रिप्रोडक्शन होता है, तो इसी की वजह से फेमिनिन हमने कहा। स्प्रिंग सीजन है, वसंत ऋतु इसे कहा जाता है। वसंत होने का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी ऋतु जिसके अंदर फल फूल पत्ती सब उगती हैं, फेमिनिन हुआ। अगर मैं कहूं विंटर, सर्दी के मौसम में प्रकृति में कोई एक्टिविटी नहीं होती, सारी की सारी प्रकृति ठंडी पड़ जाती है, मैस्कुलिन हुआ। रेन, बारिश का होना, इसका मतलब क्या हुआ? जहां जहां बारिश होती है वहां पर क्या है? रिप्रोडक्शन शुरू होता है, फूल पत्तों को पानी मिलता है, जीवन उनके अंदर आता है, फेमिनिन। समर, गर्मी का जो मौसम है, एक्टिविटी नहीं होती है, इसलिए मैस्कुलिन कहा। डेथ बड़ी हार्ड होती है, कोल्ड होती है, रूड होती है, मैस्कुलिन कहा। लाइफ इज अ ब्यूटीफुल थिंग, जानते हैं आप, फेमिनिन। रिवर, जहां रिवर है वहां रिप्रोडक्शन है, जहां नदी बहती है वहां खेत खलिहान है, वहां सुंदरता अपने आप ही आ जाती है, इसलिए रिवर को हम कहते हैं फेमिनिन। स्टॉर्म, तूफान है जी, आप जानते ही हैं जब तूफान आता है तो जिंदगी झंड हो जाती है ना। रूड हुआ, मैस्कुलिन। आगे लिखा है सन, सूरज की धूप या सूरज, मैस्कुलिन होते हैं। आप सूरज के सामने खड़े नहीं हो सकते, सनलाइट और सन दोनों के दोनों आपके मैस्कुलिन हुए। मून, फेमिनिन हुआ, सुंदरता का प्रतीक है ना, सुंदरता का प्रतीक है। आपके सामने आप कई बार कहते नहीं है, चांद सी महबूबा हो मेरी कब, हाय हाय याद आ रही है किसी की, ये सब फेमिनिन है, ठीक है बच्चों। तो ये जेंडर का एक एडवांस लेवल है। जेंडर का कभी कभी ये सवाल पूछ लिया जाता है। रूड का मतलब होता है कृष्ण, कठोर। हार्ड कह लो, एक ही बात है यार, इसलिए तो एक नहीं एक से ज्यादा शब्द आप यूज कर सकते हैं। बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, याद आ रहा है जी
हेमंत कह रहा है कि मामा भी कहते हैं मून को। बेटा तुम्हारी उम्र बड़ी हो गई है अब, ठीक है ना। बचपन में आप चांद को मामा कहते थे, आजकल आप मामा नहीं कहते हैं, चांद को कुछ और कहने की कोशिश करते हैं। चांद छिपा बादल में, याद आ रहा है जी? ठीक है जी। अनुज कह रहा है आप गाना गाकर हमें इधर उधर कर देते हैं। अबे साले, ओ माफ कीजिएगा, मैं इधर उधर निकल जाता हूँ, पढ़ने पे ध्यान लगा, बदतमीज। हाँ भाई सारे सेट हो? हाँ भाई सारे सेट हो भाई? धर्मपाल थोड़ी देर पहले तो तुम कह रहे थे कि ओल्ड वीडियो है, अब तुम्हें मजा आ रहा है पढ़ने में, है? चलो ठीक है, चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई बच्चों। तो जेंडर के ये हम लोगों ने सवाल समझने का काम किया। अब थोड़ा सा आगे चल लेता हूँ आप लोगों को। नाउन की एक अगली कैटेगरी से हम मिलने की कोशिश करते हैं, और नाउन की एक अगली कैटेगरी कहलाती है केस। इसे हिंदी में हम कहते हैं कारक। कुछ याद आ रहा है बच्चों? बचपन में हमने कारक सुने थे, पढ़े थे, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये वो पता नहीं क्या से क्या नहीं पढ़ा था, याद आ रहा है? कारक हमने पढ़े थे, फाइन। बेटा धानु नाम का एक बच्चा पूछा कलेक्टिव नाउन को काउंटेबल कहोगे या अनकाउंटेबल? बेटा कलेक्टिव नाउन दोनों हो सकते हैं। कलेक्टिव नाउन काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। कलेक्टिव नाउन काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। पूछो कैसे? काउंटेबल होने का मतलब समझ में आता है, आप चाहो इसके साथ एस या ई एस सफिक्स कर सकते हो। अनकाउंटेबल होने का मतलब आप इसके साथ एस या ई एस सफिक्स नहीं कर सकते हो, ठीक है ना जी। जैसे अगर मान लो बच्चे, मैं एग्जाम्पल लेके चल लेता हूँ फैमिली। अब फैमिली के साथ आप एस या ई एस सफिक्स कर सकते हो, आपने कहा फैमिलीज, तो ये काउंटेबल हो गया ना भाई, हाँ या ना? ये काउंटेबल हो गया भाई। अब अगर मैं आपसे पूछने की कोशिश करूं एक दूसरा शब्द, मैंने एक शब्द लिखा था बेवी। बेवी इज ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ठीक है बेटा, तो इसके साथ आप एस नहीं जोड़ सकते, ठीक है ना। बेवी एज इट इज रहा, इसलिए अनकाउंटेबल बन गया, ठीक है ना। तो मेरे साथ मिलकर रटने की जरूरत नहीं है आपको, कि रट्टा मत लगाओ किसी चीज को, ये होता है, वो होता है। आप लॉजिक लगाकर देखो। काउंटेबल नाउन उसे कहोगे जिसको आप प्लूरल बना सकते हो ऐसे ही एस लगाकर। अनकाउंटेबल नाउन उसे कहते हो जिसका प्लूरल नहीं बनता ऐसे ही एस ना लगाकर। समझ आ गई भाई? ठीक है। तो बेटा ऐसे मत किया करो आप ना, मेरे से रट्टा लगवाने की बातें मत करो, ठीक है ना जी? है जी। प्रदीप कह रहा है सर लगता है आपका दिल टूटा है। मेरा दिल नहीं टूटा, कैसी बात करते हैं। लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवां, ठीक है ना। तो हमारा दिल नहीं टूटा, हम बस खुश हैं। थैंक यू हरीश बेटा, थैंक यू इतनी तारीफ करने के लिए। हम सिर्फ हंसने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना जी। आरोहन कहता है सर लेकिन बेबी को प्लूरल बनाना सिखाया गया था। मैं यहीं से मुक्का फेंक के मारूंगा, ठीक है ना बेटा, यहीं से मुक्का फेंक के मारूंगा, नाक टूट जाएगी गधा। कुछ भी बोलता जा रहा है, कुछ भी बोलता जा रहा है, कुछ भी फर्जी बातें, बेवकूफ इंसान। ठीक है भाई, चलो आगे पढ़ने का काम करते हैं बच्चों। अब एक बहुत प्यारी चीज आपके सामने आ रही है, और नाउन से एक आगे चीजों को जोड़ने की कोशिश करेंगे हम, जिसे हम कहते हैं क्या चीज? ठीक है, जिसे हम कहते हैं नाउन को एक अगली कैटेगरी से लिखा है, उसे हमने कहा क्या चीज? केस, कारक, ठीक है जी, फाइन। बेटा अंशिका आप चाहें तो क्लास से बाहर जा सकते हैं, मैं ऐसे ही हंसते खेलते पढ़ाऊंगा। अगर आपको ऐसे हंसते खेलते नहीं पढ़ना है तो आप क्लास छोड़ सकते हैं, आप अपनी शादी कर सकते हैं, आपके बच्चे हो जाएंगे, फिर आपको जिंदगी से बहुत नफरत हो जाएगी। हमारी क्लास में आपको पढ़ना है तो आप क्लास में पढ़ें, मौज मस्ती के साथ पढ़ें, आनंद लें सीखने का, पढ़ने का, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ नहीं पढ़ना आप जा सकते हैं, ठीक है बेटा। हाँ जी, हमारे पास ऐसे बच्चों का कोई स्वागत नहीं है जो बच्चे हंसते खेलते नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। ज़्यादा समझदार बनोगे तो मैं आपको क्लास से बाहर निकलवा दूंगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ दूसरी बार आपको ऐसे प्रसाद की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना बच्चों। नाउन के केस आप लोगों से पूछे जाते हैं, ये बहुत प्यारी प्यारी चीज़ आपके सामने आ रही है बच्चों, अलग लेवल पर लेके चलेंगे मैं इस चीज़ को, ठीक है ना मेरे भाई। तैयार है? हाँ भाई शिकारियों तैयार हो? हैं जी, शुरू करें? बेटा इस सवाल का जवाब हम आगे बताएंगे। समर आपका ये जो सवाल है इसका जवाब आगे बताएंगे हम, ठीक है भाई। चले आगे, फाइन, आ जाओ।
देखो नाउन के अलग अलग केसेस हैं, जिसमें सबसे पहले केस का नाम हम कहते हैं बच्चों सब्जेक्टिव केस, जिसे हम सबसे पहले किस नाम से जानते हैं, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का जो असली नाम है बच्चों, इसे हम कहते हैं नोमिनेटिव केस, ठीक है ना। अब ये नोमिनेटिव केस क्या होता है, नोमिनेटिव हम केस कहते हैं जब हम किसी भी नाउन को, नाउन इज यूज्ड, जब हम नाउन को यूज करने की कोशिश करते हैं किस तरीके से, सब्जेक्ट की तरह से। जब हम किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में नाउन को यूज करते हैं बच्चों, और किस तरह से, किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह हम यूज करते हैं। यहां तक समझ आई बातचीत। किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन को हम यूज करते हैं सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह, तो ये बनता है आपका सब्जेक्टिव केस। ठीक इसी के ऑपोजिट अगर हम देखने का काम करते हैं तो एक दूसरा केस सामने आता है जिसे हमने कहा ऑब्जेक्टिव केस। अगर इसके असली नाम से हम समझने मिलने की कोशिश करें तो भैया इसे हम कहते हैं एक्यूजेटिव केस। इसे हम कहने का काम करते हैं एक्यूजेटिव केस, ठीक है जी। अब एक्यूजेटिव केस की अगर हम बात करते हैं शिवम, तो एक्यूजेटिव केस का मतलब हुआ जब हम किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर नाउन का यूज करते हैं सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की तरह से। जब हम नाउन का यूज करते हैं किस तरह से, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की तरह से। आओ थोड़ा सा देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल तैयार कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर चल रहता हूँ, ठीक है ना। अभी मैंने किसी लड़की को डांटा था, उसका नाम क्या था, मैं नाम भूल गया, क्या नाम था, हाँ अंशिका, याद आ गया मुझे। हाँ भाई चलो इसे हम लिखते हैं एक एग्जाम्पल के नाम पर। जैसे मैंने कहा अंशिका आंसर्ड द क्वेश्चंस। अब देखो बच्चों, इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखते हैं, इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखते हैं तो इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हम हर एक शब्द को पहचान सकते हैं। इस सेंटेंस के अंदर चलो इसी से देखते हैं, अंशिका सेंटेंस का सब्जेक्ट है, नाउन का यूज किया है सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह से, इसलिए एससी का मतलब सब्जेक्टिव केस तैयार हो गया। अंशिका आंसर्ड व्हाट, आपने जवाब दिया क्वेश्चंस। यहाँ पर क्वेश्चंस का जो हम लोगों ने यूज किया है तो ये नाउन, लेकिन यूज हुआ है सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की तरह, इसीलिए मेरे बच्चों इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। यहां तक समझ आया बेटा, ये हो गया हमारे सामने क्या चीज, ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई साहब, यहां तक बात समझ में आ गई बेटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब नाउन का ना एक अगला केस मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसे ध्यान से देखिएगा। इसे हम कहते हैं बच्चों वोकेटिव केस। इसे हम कहते हैं मेरे बच्चों वोकेटिव केस, ठीक है। वोकेटिव केस का मतलब क्या हुआ, थोड़ा ध्यान से समझें। वोकेटिव केस का मतलब होता है वोकेट करना। वोकेट का मतलब होता है जब आप किसी को संबोधित करते हैं, ठीक है ना। वोकेटिव का मतलब क्या होता है, जब आप किसी को संबोधित करते हैं, या फिर इसे कैसे कह सकते हैं, आप जिस भी इंसान से बात कर रहे हैं उस इंसान का नाम लेना। मैं फिर कह रहा हूं, आप जिस भी इंसान से बात कर रहे हैं उस इंसान का नाम लेना वोकेटिव केस कहलाता है, ठीक है ना। तो इसका जो एक्चुअल में पर्पस है, इसका एक्चुअल पर्पस है एड्रेसल, ठीक है ना जी। एड्रेसल का मतलब अगर हम कहने की कोशिश हिंदी में करें तो इसे हम कहते हैं संबोधन करना। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, संबोधन करना। यानी कि जिस भी इंसान के सामने हम बात कर रहे होते हैं उस इंसान का नाम लेकर बात करना, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कहने का प्रयास करूं एक छोटा सा सेंटेंस, मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा, काजल आई लाइक योर स्माइल, काजल, ठीक है भाई। मैंने एक छोटा सा सेंटेंस आपके सामने लिखा, काजल आई लाइक योर स्माइल। तो ये जो सेंटेंस है इनफैक्ट बोला किसको जा रहा है, मैंने ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है बोला किसको है, इस इंसान को बोला है। तो ये यहां पर हमारे सामने तैयार हुआ कौन सा केस बच्चों, वोकेटिव केस। जिस इंसान से आप बात कर रहे हो उस इंसान का नाम लेना वोकेटिव केस कहलाता है। यहां तक समझ में आ गई बातचीत भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है भाई। तीन केसेस हमारे सामने हो गए हैं। एक हमारे सामने हो गया कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। इसका असली नाम याद रखना, स्टेट लेवल के एग्जाम्स में ये नाम पूछा जाता है, नोमिनेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस असली नाम हुआ एक्यूजेटिव केस। और इनका जो फंक्शन है सेंटेंसेस में दो तरीके से है, ठीक है। फिर हमने समझा वोकेटिव केस, ठीक है भाई। चलो अब ये अगर हमारे केस क्लियर है तो असली बात से मैं आपको मिला देता हूं बेटा। आपका जो अगला केस है दैट इज कॉल्ड पोजेसिव केस।
इसे हम कहने का काम करते हैं बच्चों पोजेसिव केस। आपके एग्जामिनेशन के बेहतरीन सवाल यहां से निकल कर आते हैं। बहुत बढ़िया लेवल अगर एग्जामिनेशन को बनाना है तो यहां से सवाल आते हैं। अब तक आपने ध्यान दिया या नहीं दिया इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखना अब चीजों को ध्यान से समझना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, क्लियर है। पोजेसिव केस को ही हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं जेनेटिव केस, जिसे हम कहने की कोशिश करते हैं जेनेटिव केस। ठीक है, और पोजेसिव केस को ही हम लोग कहते हैं जेनेटिव केस। जब जेनेटिव केस की हम बात करते हैं बच्चों, तो जेनेटिव केस में हम लोग क्या कहते हैं? जेनेटिव केस को हम कहते हैं जब आप किसी भी चीज पर बताने की कोशिश करते हो ऑनरशिप, यानी कि मालिकाना हक। जब आप किसी भी चीज पर बताने की कोशिश करते हैं ऑनरशिप, ठीक है, या फिर बताने की कोशिश करते हैं किसी भी चीज के साथ रिलेशन। ठीक है ना जी। चलो इन दोनों शब्दों को समझाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछने का काम करता हूं ये वॉच किस की है, तो आपने जवाब दिया आपकी है, हाँ है ना। अगर मैं आपसे पूछने का काम करता हूं ये फोन किसका है, तो आप कहोगे सर आपका है, अरे हाँ है ना। अगर मैं आपसे पूछने का काम करूं नेहा तुम किसकी हो, अगर मैं आपसे सवाल पूछने का काम करता हूं नेहा तुम किसकी हो, जवाब दो। अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं नेहा तुम किसकी हो, तो जवाब दो। ये तो सारे के सारे खतरनाक हो गए, सब कह रहे हैं मेरी हो मेरी हो मेरी हो। अरे भाई साहब अपने मम्मी पापा की है, बदतमीज। नेहा अपने मम्मी पापा की है, बदतमीज। तो सारे के सारे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब ये समझ में आया कि या तो आप किसी के साथ रिश्ता बता रहे हो या फिर किसी चीज पर अधिकार बता रहे हो। ठीक है भाई, या तो किसी का, ओ माय गॉड मेरा तो सिर घूम गया। ओह माय गॉड, या तो आप किसी का रिश्ता बता रहे हो किसी के साथ, या फिर आप किसी चीज पर अधिकार बता रहे हो। समझ में आ गई बातचीत भाई? अरे हाँ या ना? ओह माय गॉड मेरे यहाँ दर्द हो गया आज हंस के। अंशिका तुमने नजर लगा दी मेरी हंसी पे, यहाँ दर्द हो रहा है मेरे को। मैं तेरे को मुक्का मारेगा अंशिका, आज मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है मेरे बेटा। हाँ भाई, समझ में आई बातचीत भाई? है ओ खतरनाक लोगों। चले आगे, चलो। अब बच्चों अब थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, तो पोजेसिव केस को ही हम जेनेटिव केस कहते हैं, और इसके एक्चुअल में दो फंक्शंस हमारे सामने आते हैं बच्चों। एक फंक्शन हमारे सामने कौन सा हुआ, जो ऑनरशिप बताता है किसी भी चीज पर मालिकाना हक, यानी कि कौन किसी चीज का मालिक है, फाइन। और दूसरा हक बताना है कौन सा, रिलेशन। अब बेटा इससे जुड़े हुए ना कई सारे सवाल मिलते हैं देखने को, एक एक करके चीजों को सुनते जाओ समझते जाओ, मजा आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का है किसी भी तरीके की। ठीक है ना। ए बिडू लोग तू क्या कर रहे है भाई? अब देखो भाई इसको समझने का काम करते हैं। पोजेसिव केस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला जो सवाल हमें देखने को मिलता है वो है हमारे सामने लिविंग नाउन से। लिविंग नाउन का मतलब मेरे बच्चों, लिविंग नाउन की अगर हम बात करते हैं तो लिविंग नाउन का हमें समझ में आता है क्या? लिविंग नाउन से हमें समझ में आता है जिस की बात कही जाए तो वो सजीव है। ठीक है ना जी, जिंदा है, बिल्कुल ठीक कहा शिवम आपने, जो सजीव है, फाइन। तो लिविंग नाउन का पोजेशन अगर हमें बताना है तो हम तरीका क्या बनाकर चलते हैं, लिविंग नाउन के साथ हम जोड़ते हैं एपोस्ट्रोफे एस, और इसी के ठीक बाद हम जिस चीज पर अधिकार है या जिस चीज से संबंध है हम उसका पोजेशन बताने का काम करते हैं। कहानी खत्म। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल को देखने की कोशिश करो भाई। ठीक है ना। एग्जाम्पल में अगर मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे एक छोटा सा नाम मैंने लिखा, नाम तो ये बहुत बड़ा है, राम, इंसान का नाम, एपोस्ट्रोफे एस हमने जोड़ दिया और उसके बाद लिखने का काम कर दिया कार। ठीक है भाई, राम लिविंग नाउन है, एपोस्ट्रोफे एस इसीलिए जोड़ दिया, और पोजेशन किस चीज पर है, कार पर है। यहाँ तक कोई दिक्कत, घबराहट, चिंता, किसी तरीके का जी घबराना, उल्टी पड़ना, सिर चकराना, पेट में दर्द होना, नाक से खून बहना, जीभ का खट्टी होना है भाई? बेटा ट्री नॉन लिविंग थिंग है, ग्रामर के मुताबिक ट्री नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है जी। जेंटल गर्ल कहना बिल्कुल गलत है संजय।
ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ रही है भाई? कोई दिक्कत, टेंशन, घबराहट? चलो अब आगे लेकर चल लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे सामने रामस्कार, ये अपने आप में बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं। अच्छा बच्चों, ये भी चीज हमें इसी के पैरेलल याद रखनी है कि अगर लिविंग की बात कही जा रही है तो यकीनन है बातचीत नॉन लिविंग से संबंधित भी होगी, है ना? यकीनन बातचीत संबंधित होगी किससे? नॉन लिविंग से भी संबंधित होगी। अगर बच्चों नॉन लिविंग से संबंधित बात कही जाए तो क्या करेंगे? तो नॉन लिविंग के मामले में हम इस लिखे हुए स्ट्रक्चर को उल्टा करते हैं, ठीक है ना? इसी चीज को हम लोग उल्टा स्ट्रक्चर कहने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मान लो हम नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं तो नॉन लिविंग के लिए हम क्या करने का प्रयास करेंगे भाई साहब? हम नॉन लिविंग के लिए कहानी को उल्टा करते हैं और पहले हम लोग लिखने की जो कोशिश करेंगे पहले हम मेंशन करते हैं पोजेशन, ठीक है, और इसी पोजेशन के बाद एक छोटी सी प्रेपोजिशन हम लिखते हैं, क्या चीज? ऑफ, और इस ऑफ के बाद हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं नॉन लिविंग कैटेगरी का नाउन। ठीक है भाई, एग्जाम्पल से बात समझ लीजिए तब क्लियर होगा। मैं अगर आपके सामने कहने की कोशिश करूं, ठीक है ना, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर चल लेते हैं। मैंने आपके सामने लिखा एक छोटी सी बात, मैंने कहा चेयर्स डिजाइन, क्या ये कहना ठीक होगा? देखना दोस्तों, क्या ये कहना ठीक होगा? हैं जी, क्या ये कहना ठीक होगा? आप अगर इसे देखने का काम करोगे तो इस मामले में गड़बड़ हो गई है ना? तो नॉन लिविंग थी के साथ एपोस्ट्रोफे का लॉजिक ठीक नहीं है। अब आप इसे जब ठीक करने का प्रयास करेंगे तो पहले आप मेंशन करने की कोशिश करें डिजाइन, इस एपोस्ट्रोफेस को हटाकर आपने क्या लिखा? ऑफ, और जो भी ये बचता है हमारे सामने इसकी बातचीत आपने लिख दी इसके बाद। यहां तक बात समझ गए भाई? ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं भाई? ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। जैसे एक बच्चा बहुत देर से लिख रहा है कि सर ट्री क्या है, अब आप ही बता दोगे। अगर मैं आपको कहूं कि ट्री एपोस्ट्रोफेस और उसके बाद मैंने लिख दिया शेड, ठीक है भाई, जरा बताओ क्या ये कहना ठीक है बच्चों? मैं जब आपसे कोई सवाल पूछता हूं ना तो उसका जवाब जरूर दिया करो कमेंट्स में, और फर्जी कमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? कुछ बच्चे जानबूझकर अपना नाम बुलवाने के लिए बार बार ये लिखते रहते हैं कि सर आप हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाने में है। मैं कोई भी हंसी मजाक की बात करता हूँ सिर्फ एक पर्पज है कि आपका टोटल अटेंशन सिर्फ पढ़ाई पर रहे, ठीक है ना? फर्जी बातों से बच जाओ बेटा, पढ़ने पर ध्यान। तो गड़बड़ हो गई, ट्री नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग होने की वजह से ही ये बात अपनी जगह ठीक नहीं है। पहले आप मेंशन करेंगे शेड को, एपोस्ट्रोफेस को हटाया, ऑफ लगाया, और उसके बाद आपने क्या लिखने का काम किया? ट्री। ठीक है बच्चों, तो पॉजेसिव केस की एक शुरुआत हम लोगों के सामने लिखी नजर आई जिसे हम कहते हैं लिविंग या फिर नॉन लिविंग कैटेगरी। ठीक है दोस्तों, फाइन। यार एक और आ गया गधा कहीं का, कह रहा है मशरूम नॉन लिविंग है। तू मेरे सामने तेरे को खींच के थप्पड़ मारूंगा, कई दिन के बाद होश में आएगा। गधे, इंसान जब बोल दिया कि ये नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग है, फिर लगा पड़ा है मशरूम नॉन लिविंग है। थोड़ी देर बाद तो गोभी पूछना मेरे से, उसके बाद थोड़ी देर के बाद मुझसे पूछना सर जलेबी लिविंग है या नॉन लिविंग है। बदतमीजी वाली हद ही नहीं खत्म होती। 50 बार बोल दिया, कॉन्सेंट्रेट कर ले, समझ ले मेरे भाई। मशरूम लिविंग है नॉन लिविंग है, पहले तू अपने आप को देख बेटा, टीवी के सामने खड़ा करके देख तू लिविंग है कि नॉन लिविंग है। फर्जी कमेंट। यहां तक समझ आ गया बच्चों? ठीक है, चलो अब एक बहुत खूबसूरत बात बताऊंगा जो एग्जामिनेशन की फेवरेट है। मैं आपके सामने, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने कुछ बातों को ध्यान से लिख रहा हूं, ध्यान से इसे देखते चले और आप इनमें से ना मुझे बताते चलें कि कौन सी बात लिविंग है और कौन सी बात नॉन लिविंग है। ठीक है मेरे बच्चों, आओ थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं।
बच्चों मैंने आपके सामने कुछ बातें लिखी हैं, एक बार इसे ध्यान से देखेंगे, फटाफट से बताने की कोशिश करें। आपके सामने ये जो लिखी है बातें, इन्हें एक बार देखेंगे ध्यान से और मुझे सोचकर, पढ़कर, समझकर ये बताएं कि आपके हिसाब से इनमें से कौन कौन से फ्रेजेस सही हैं। आपके हिसाब से इनमें से कौन कौन से फ्रेजेस सही हैं, देखें, बताएं। अब आप इन सभी की सभी चीजों को देख चुके हो। आओ बच्चों, एक एक करके इस चीज को समझना, क्योंकि ये बहुत 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 बढ़िया लेवल पर आपको लेकर चलने का प्रयास होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से इसे समझने की कोशिश करो भाई साहब, ये कहानी क्या है, ठीक है ना बच्चों। कहानी ये है बच्चों कि इन सभी के सभी लिखे हुए फ्रेजेस में वैसे तो आपको एपोस्ट्रोफेस का यूज गलत महसूस हो रहा होगा, लेकिन अगर ध्यान से समझते हैं तो ग्रामेरियंस इस चीज को एक्सेप्शन के नाम से जानते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना बच्चों, एक्सेप्शन नाम की कोई चीज ही नहीं होती। फाइन, एक्सेप्शन नाम की कोई चीज ही नहीं है। फाइन, एक्सेप्शन नाम की चीज तब काम करती है या तब इसे रटाया जाता है जब आपको चीजों के लॉजिक समझने नहीं होते। फाइन, पहले मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा, उसके बाद रीजन पर लेकर जाऊंगा ऐसा क्यों हुआ। फाइन, आओ बड़े ध्यान से देखते हैं बच्चों। एक्सेप्शन की बात हमारे सामने सबसे पहले आती है कि जितने भी शब्द हैं जो समय को बतलाने वाले शब्द होते हैं, सभी के साथ आप एपोस्ट्रोफेस का यूज कर सकते हो। तो इसके मुताबिक यहाँ वन डे, न्यू ईयर, ये मंडे, ये जो भी लिखा है इन सब के साथ एपोस्ट्रोफेस हमारे हिसाब से सही है। फिर दूसरी बात हमारे सामने आती है कि कोई भी प्लेस बताने वाला शब्द है, जैसे हमारे सामने इंडिया, दिल्ली, जयपुर, हो सकता है इंग्लैंड, हो सकता है अमेरिका, कोई भी हो, इन सभी के साथ एपोस्ट्रोफेस का लगाना बिल्कुल सही माना जाता है। तीसरी बात आती है, जितनी भी हमारे सामने हेवनली बॉडीज हैं, ध्यान से समझते चलना भाई, हेवनली बॉडी को ही बच्चों एक और नाम से जाना जाता है। हेवनली बॉडी को ही हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडी। हेवनली बॉडी को ही हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडी, यानी कि इस ब्रह्मांड में जितने भी ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं सब सेलेस्टियल बॉडी कहलाती हैं। ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो आपके प्लैनेट्स हैं, चाहे आपके मेटेरॉइड्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, चाहे आपका स्टार्स हैं, ये सब की सब सेलेस्टियल बॉडीज हैं। इन सभी के साथ हम एपोस्ट्रोफेस का यूज सही मानते हैं। आगे अगर हम देखने की कोशिश करें तो भैया एक और चीज आती है जिसे हम कहते हैं ईडियम्स। ईडियम हम कहते हैं बच्चों मुहावरे को, ठीक है ना।
ईडियम अगर हम कहने की कोशिश करते हैं तो ईडियम का मतलब होता है मुहावरा। तो जितने भी मुहावरेदार भाषा हैं सभी के साथ एपोस्ट्रोफी एस को हम सही मानते हैं। लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे ना बच्चों, तो इन सारी की सारी बातचीत के पीछे एक ही लॉजिक काम करता है, और वो लॉजिक है पर्सोनिफिकेशन। एक ही लॉजिक काम करता है इन सभी के पीछे बच्चों, इसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन क्या है? पर्सोनिफिकेशन क्या है, आओ थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। पर्सोनिफिकेशन का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों मानवीकरण। मानवीकरण कहने का मतलब क्या हुआ? जब हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग इज रिप्रेजेंटेड, जब किसी भी नॉन लिविंग थिंग को हम रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, इज रिप्रेजेंटेड एज इफ लिविंग। जब किसी भी निर्जीव वस्तु को हम सजीव मानकर चलते हैं, इसी चीज को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है जी, बात क्लियर है? ठीक है बच्चों, जब हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग की तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, इसी चीज को हम कहने की कोशिश क्या करते हैं? इसी चीज को हम कहने की कोशिश करते हैं पर्सोनिफिकेशन। अब इसी के आधार पर ये सारे के सारे लॉजिक सेट होंगे, ध्यान से देखना। सिर्फ ये कह देना कि इंडिया नेम ऑफ अ प्लेस है, एपोस्ट्रोफी एस लगाओ, ऐसा ठीक नहीं है। पहले ये देखो बेटा, इसका आप लोगों ने पोजेशन जिस पर बनाया वो क्या है। आप यहां लिखा हुआ देख रहे हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इंसान की खोज है, पॉपुलेशन इंसान से संबंधित है, हाँ या ना? हाँ जी बेटा, मानवीकरण अलंकार भी इसी को कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, अब अगर इस पॉपुलेशन की हम बात करते हैं बच्चों, तो पॉपुलेशन इंसान की वजह से है, यानी कि इसकी वजह से ही हम इंडिया के साथ एपोस्ट्रोफी एस को ठीक मानकर चल रहे हैं। नंबर 2 पर लिखा है दिल्ली पोल्यूशन। आप ध्यान से देखोगे बच्चों, पोल्यूशन क्रिएट करने की खोज या पोल्यूशन प्रदूषण बनाते हैं इंसान, और इंसान अगर पोल्यूशन बना रहे हैं तो दिल्ली के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाना बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि हमारे सामने नॉन लिविंग नाउन के साथ एपोस्ट्रोफे तब हम यूज करते हैं जब लिखा हुआ ये पोजेशन लिविंग से संबंधित है, जब ये लिखा हुआ पोजेशन लिविंग से संबंधित है। ठीक है, आगे चलने की कोशिश करते हैं। लिखा है क्या? जयपुर हिल्स। अब ध्यान से देखना बच्चों, क्या हिल्स का इंसान से कोई लेना देना है? बिल्कुल नहीं। हिल मींस पहाड़ियां, पहाड़ियां बनाने में इंसान का क्या लेना देना है भाई? पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, ये इंसानों से बनी हुई चीजें हैं, लेकिन जो पहाड़ियां हैं वो इंसान से नहीं। इसी वजह से ये गलत हुआ, तो इसे ठीक करने का तरीका हुआ हिल्स ऑफ जयपुर। समझ गए भाई? समझ आ गई भाई? तो अब मुझे एक एक करके फटाफट से बता दो। ये हमारे सामने लिखा है 1, ये लिखा है 2, ये लिखा है 3। इन तीनों में से बताओ क्या कहना सही होगा, क्या कहना गलत होगा। मैंने आपके सामने ये 3 बातें लिखी हैं, 1, 2, 3। इनमें से कौन सी बात सही होगी, कौन सी बात गलत होगी, फटाफट से बताओ। इसे फटाफट से एक बार देख के बताएं, क्या ये कहना ठीक होगा या नहीं होगा। तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, लीव, छुट्टी कौन लेता है? इंसान छुट्टी लेते हैं। अब अगर इंसान छुट्टी लेते हैं तो डे के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज बिल्कुल सही है। सेलिब्रेशन कौन करते हैं? इंसान सेलिब्रेट करते हैं। इंसान किसी भी पल को मनाते हैं, तो यानी कि ईयर के साथ एपोस्ट्रोफी एस सही होगा। मंडेज वर्क, वर्क काम कौन करते हैं? इंसान काम करते हैं भाई साहब। क्या आपने कभी देखा है, कि आपके घर का टीवी कोई काम करने जा रहा है? क्या आपने देखा है कभी आपका कि एसी जो है वो उतर के कहीं काम करने जा रहा है? काम करने की बात करता है कौन? इंसान। तो मंडे के साथ एपोस्ट्रोफी एस हमने सही माना। ठीक है बच्चों, चलो फिर अब आपके सामने 4 सवाल रख रहा हूं मैं। ये लिखा ABCD। इन ABCD को देखो ध्यान से, इनमें से कौन सा आपके हिसाब से सही है? ABCD आपके सामने 4 है, इनमें से कौन सा सही है जरा कमेंट पर बताएं, मैं साइड में देख रहा हूं।
आंसर्स दो बेटा कमेंट्स पे, वेरी नाइस। शाबाश, बहुत बढ़िया। शाबाश बच्चों। चलिए अब समझने का काम करते हैं। ये जो आप लोगों ने सही गलत बताए हैं, बहुत बढ़िया कोशिश है आप लोगों की। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। ठीक है, लेडी इंस्पेक्टर गलत होगा बेटा, वुमेन इंस्पेक्टर है बेटा। जेंडर बहुत पहले पढ़ाकर आगे बढ़ चुका हूँ, अब आप जेंडर के सवालों पे उलझे पड़े। अफसोस है मुझे, आप पता नहीं कहाँ ध्यान रखते हो, क्यों नहीं चीजों को साथ साथ समझने का काम करते हैं। अब मैं जेंडर बता के कितना आगे निकल चुका हूँ, अब जेंडर याद आ रहा है इस लड़की को। हे भगवान, इसकी शादी करा दो किसी नालायक इंसान से। जनवरी इज ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं तो ड्यूरेशन का किसी इंसान से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये कहना अपने आप में गलत होगा, तो इसे ठीक किया जाना चाहिए ड्यूरेशन ऑफ जनवरी। आगे लिखा है अर्थ्स ब्यूटी। सर खूबसूरती इंसान देख सकते हैं, इंसान की ही क्वालिटी है, किसी जानवर को कोई खूबसूरती समझ नहीं आती। वस्तुओं के अंदर खूबसूरती नहीं, इंसान के देखने पर खूबसूरती डिपेंड होती है। इसीलिए ये अर्थ्स ब्यूटी एपोस्ट्रोफेस बिल्कुल ठीक है। मून्स अट्रैक्शन, अट्रैक्शन इंसानों के अंदर होता है, अपनी जगह मून्स अट्रैक्शन कहना ठीक हुआ। सन्स ब्राइटनेस, ब्राइटनेस इंसानों से ताल्लुक नहीं रखती है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ठीक नहीं, इसीलिए हम इसको गलत कहते हैं। तो ठीक होना क्या चाहिए, ब्राइटनेस ऑफ सन। करेक्ट है बच्चों। अगला सवाल देखो, लिखा है एट अ स्टोन्स थ्रो। इसको अगर हम समझते हैं तो बच्चों ये एक ईडियम है। ईडियम को ही समझाया था थोड़ी देर पहले किस नाम से, ये एक मुहावरा है। कोई चीज नजदीक होना उसे हम कहते हैं एट स्टोन्स थ्रो। एट एन आर्म्स लेंथ, ये भी आपकी ईडियम है, तो ये भी अपने आप पे जो ईडियम, जो मुहावरेदार भाषा होती है वो हमेशा सही होती है। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। हाँ जी, ड्यूरेशन तो समय से संबंधित है, इंसान से संबंधित तो नहीं है, इसीलिए तो ड्यूरेशन वाले लॉजिक को हमने यहाँ पर गलत किया है बेटा शिवांशु। ठीक है, आगे लिखा है हमारे सामने कोर्ट्स ऑर्डर। ऑर्डर कौन देता है, जज देता है, इंसान देता है, इसी वजह से कोर्ट के साथ एपोस्ट्रोफी लगाकर हमने इसे ठीक कहा। मनालीज क्राउड, क्राउड तो इंसान की होती है, इसीलिए प्लेस के साथ एपोस्ट्रोफेस को हमने ठीक बना दिया। समझ में आ गई बातचीत। हाँ जी बेटा सुनील, सन हेवनली है। ये ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं सब हेवनली बॉडी कहलाती, इन्हीं को सेलेस्टियल भी कहते हैं। ठीक है जी, यहां तक की बात समझ में आ गई भाई। ये एक और आ गया उल्लू का पट्टा, बेवकूफ कहीं का, पता नहीं कितने फर्जी कमेंट करने पर लगे रहते हैं। बेटा ये बात समझ में आ गई ना, तो 2-3 क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से देखने की कोशिश करो।
देखना बेटा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। सर इस आशीष को जरा ब्लॉक करो फटाफट से। हाँ हाँ, यही जो लड़का लिख रहा है ना बार बार कि टाइम दिखाओ फोन में, इसे ब्लॉक करो तुरंत। हाँ हाँ, परमानेंट ब्लॉक कर दो सर, बिल्कुल। ये नालायक कहीं के, इनको गधे इंसान को ये नहीं समझ में आ रहा मैं पढ़ा क्या रहा हूँ यार, फोन में टाइम दिखाओ। हाँ हाँ, उड़ाओ इसे बदतमीज इंसान को, टाइम पास करने के लिए कोर्स ले लेते हैं। कतई अकल नहीं है यार इनमें, तो पता नहीं कौन से दिमाग से काम कर रहे होते हैं, वाहियात कमेंट करने पर लगे रहते हैं। हटाओ हटाओ हटाओ। जो बच्चा पढ़ने के अलावा कमेंट करे ना सर, उसे तुरंत बाहर का रास्ता दिखाओ, रुकने ही मत दो। हमारी इस महफिल में सिर्फ पढ़ने वालों का ही स्वागत है, फर्जी का नहीं, बिल्कुल ठीक है ना। शाबाश। बहुत बढ़िया। चलिए एक एक करके आंसर्स को देख लेते हैं। चलो भाई एक एक करके देखते हैं। देखो हम लोगों ने समझने का काम क्या किया है, थोड़ा सा देखो। किसी भी लिखे हुए नॉन लिविंग कैटेगरी के नाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफेस तब ठीक मानते हैं जब हमारे सामने ये जो लिखा हुआ पोजेशन है ना, ये लिखा हुआ पोजेशन किसी लिविंग को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिखा दिल्ली एपोस्ट्रोफेस पॉपुलेशन। हमने इसे ठीक क्यों माना? क्योंकि दिल्ली के साथ एपोस्ट्रोफे के बाद ये जो पॉपुलेशन है ये इंसान से संबंधित है, ठीक है ना। अब अगर मैं इसी की जगह लिखने की कोशिश करता हूं दिल्ली टेम्परेचर, अगर मैं लिखने की कोशिश करूं भैया दिल्ली टेम्परेचर, तो दिल्ली के साथ एपोस्ट्रोफे टेम्परेचर, टेम्परेचर का इंसान से कोई लेना देना नहीं है। टेम्परेचर तो अपने आप में क्या है? टेम्परेचर तो अपने आप में एक ज्योग्राफिकल सिचुएशन है। टेम्परेचर अपने आप में एक ज्योग्राफिकल सिचुएशन है, इसका इंसान से कोई खास लेना देना है नहीं। इसलिए इसको हम ठीक करने की कोशिश करें भाई, और हमने लिखा टेम्परेचर ऑफ दिल्ली। ठीक है भाई। तो अब अगर इसी तरीके से हम देखते हैं तो यहाँ क्या लिखा है? मोहन एपोस्ट्रोफे हाउस, ये तो अपने आप में ठीक है, लिविंग नाउन है। हरिद्वार एपोस्ट्रोफेस गैदरिंग, गैदरिंग होती ही लिविंग की है, इंसान हो चाहे जानवर हो, लेकिन है तो गैदरिंग इंसानों की ही। अगर ऐसा है तो ये अपने आप में बिल्कुल ठीक हुआ। नेपाल्स आर्मी, भाई नेपाल लिखा है एक जगह का नाम, लेकिन आर्मी है तो इंसानों के ग्रुप को ही कहते हैं, हाँ या ना। तो इसका मतलब ये भी अपने आप में बिल्कुल ठीक हो गई बात। फाइन, क्लियर है। आगे देख लेते हैं हमारे सामने क्या लिखा है। एट लोगर्स हेड, जब दो इंसानों के विचार आपस में टकराते हैं तो उसी चीज को हम लोग लोगर्स हेड कहते हैं। ये अपने आप में ईडियम है। आप लोगों का वोकैबुलरी कोर्स जिनका एक्टिवेट नहीं हुआ है उनका इस सप्ताह के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। वोकैबुलरी के अंदर दुनिया भर के लेक्चर्स हैं जिनके अंदर आप लोगों को देखने को बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है भाई। कश्मीर अटैक, अटैक करने वाले कौन हैं? इंसान ही तो होंगे या जानवर होंगे, चाहे इंसान को चाहे जानवर को हो, है तो लिविंग। इसी की वजह से कश्मीर के साथ एपोस्ट्रोफेस बिल्कुल ठीक माना गया है। अब लिखा है कश्मीर एपोस्ट्रोफे ट्रीज, भाई साहब हमारा ट्रीज को बनाने में कोई रोल है नहीं, ज्योग्राफिकल फिनोमिनन है, अपने आप पेड़ उग रहे हैं भाई साहब। हम लोग जबरदस्ती तो किसी पेड़ को मुक्का मार नहीं रहे हैं कि बेटा पेड़ तू उग, बदतमीजी वाली बात है। तो ये कहना अपने आप में गलत है, इसको हमें ठीक करना होगा और कहना होगा ट्रीज ऑफ कश्मीर। बात समझ रहे?
तो कई चीजें, गुस्सा इस बात का उठता है कि कई चीजें बिल्कुल सिंपल वे में समझा दी जाती हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा दी जाती हैं, बिल्कुल आराम से चीजें आपके सामने रख दी जाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे फर्जी कमेंट करके जानबूझ के यूं लगे रहते हैं, अगर मान लो मेरा बेड आसमान में उड़े तो वो लिविंग होगा, नॉन लिविंग होगा। अरे फर्जी इंसान, पहले सोच तो ले, क्या जरूरत है क्या ऐसे सवाल बकवास करने की। चलो बच्चों, एक बार फटाफट से रिवीजन लगाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं आपकी बातचीत आगे। आदत सुधारो यार, ऐसे तो बर्बाद हो जाओगे। पिछली क्लास तक हम लोगों ने पढ़ा था नाउन के बारे में, ठीक है, और आज हम नाउन के जेंडर से संबंधित सवाल उठाए सबसे पहले, जैसे मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर को लेकर 3 सवाल हमने तैयार किए, जिसमें सबसे पहला जो जिक्र था हमारा वो प्रायोरिटी को था, और प्रायोरिटी हम हमेशा मैस्कुलिन को लेकर चलते हैं। दूसरा सवाल हम लोगों ने समझने का काम किया जेंडर की दूसरी क्लासिफिकेशन, जिसमें पोस्ट, रैंक, टाइटल या प्रोफेशन की बात हम करते हैं, मैन या वुमेन के साथ। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम लोग, या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग यूज करते हैं मेल या फिर फीमेल, और इसी के एग्जांपल्स हमारे सामने आए हैं। आगे हम देखते हैं तो हम लोगों ने जेंडर का एक तीसरा क्लासिफिकेशन लेके चला, जिसके अंदर नॉन लिविंग को भी हम मैस्कुलिन या फेमिनिन कैटेगरी में बांट सकते हैं, डिपेंड करता है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। ठीक है भाई। आगे हमने समझने का काम किया नाउन से संबंधित कारक, जिसे हम केस कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। 3 केसेस आपके सामने, सब्जेक्ट की तरह यूज होने वाला सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट की तरह यूज होने वाला ऑब्जेक्टिव केस। जब हम जिससे बात कर रहे हैं उस इंसान का नाम लेकर बात करें तो वो हुआ वोकेटिव केस। इसकी जरूरत हमें पड़ती है नरेशन के दौरान, इसकी जो जरूरत हमें पड़ती है बच्चों, नरेशन के दौरान इसकी जरूरत पड़ती है। आगे हमने समझने का काम किया पॉजेसिव केस, जिसमें सबसे पहला डिफरेंस हम देख रहे हैं बच्चों, कौन सा, लिविंग और नॉन लिविंग का। ठीक है, सबसे पहला जो फर्क हम देखते हैं वो है लिविंग और नॉन लिविंग का। ये फर्क, लिविंग और नॉन लिविंग के इस फर्क के बेसिस पर सवाल एपोस्ट्रोफ है या ऑफ का, और फिर एक एक्सेप्शन की डिस्कशन हमने तैयार की। ये जितना भी हम लोगों ने कहा है ना कि ये सब एक्सेप्शंस हैं, इनफैक्ट इनके सब की वजह है सिर्फ एक अकेला यही शब्द जिसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है ना, और इसके पीछे हमने लॉजिक क्या समझने का काम किया, ये लिखा इस सारी पर्सोनिफिकेशन का लॉजिक। भले ही नॉन लिविंग कैटेगरी का नाउन लिखा हो एपोस्ट्रोफेस, तब ठीक माना जाता है जिस पर ये पोजेशन बना रहा है वो लिविंग कैटेगरी का हो, और इसी बात को हम लोगों ने आज यहाँ पर समझा। तो दोस्तों, यहाँ तक की बातों को बड़े अच्छे से रिवाइज करें, पढ़ें, ध्यान से एक एक चीज को समझने की आदत डालें। ठीक है भाई। क्लास किस किस दिन है? क्लास मंडे टू फ्राइडे रहती है बेटा आप लोगों की, ठीक है ना जी। क्लास आप लोगों की मंडे टू फ्राइडे रहेगी, फाइन। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास रहती है बेटा, और आपके पास जो बाकी के दिन बचते हैं सैटरडे संडे, जिसमें आप अपने आराम से सारे के सारे नोट्स को पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए गुड डे, गुड नाइट, मस्त रहे, व्यस्त रहे और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें, फाइन। ठीक है, 70 पहले से ही वोकैबलरी की क्लासेस हो चुकी हैं और ये चलती रहेंगी बेटा। ठीक है ना, वोकैब स्पेशल का एक कॉमन बैच है जिसमें नए पुराने सारे के सारे स्टूडेंट्स मिलते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। आपको जिस दिन की भी छुट्टी मिलती है, आपको जिस दिन की भी ब्रेक मिलता है, उस दिन आप अपनी वोकैबलरी की वीडियो को बार बार देखते रहो। बहुत कुछ है आप लोगों के लिए गोपाल वर्मा की इस क्लास के अंदर, बहुत कुछ है, लेकिन पहला तो सबसे पहली कंडीशन तो यही ना, कॉन्सेंट्रेट तो करो यार। जब तक कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे तब तक कुछ सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।